नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीसी मार। मैं आईबीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूं और वीडियो बनाता रहता हूं मैं आईबीएस से रिलेटेड। और बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, आईबीएस से गुजर रहे हैं वो। तो मैंने एक आईबीएस की सीरीज़ शुरू करने का सोचा है। तो ये सीरीज़ होगी जिसमें आईबीएस के ऊपर 7 पार्ट्स होंगे। 7 पार्ट में आपको A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताई जाएगी कि किस तरीके से आपका आईबीएस बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक कैसे ख़त्म करना है। आईबीएस के कारण जो आपका वेट लॉस हो चुका है वो वेट लॉस कैसे आपने गेन करना है, और जो आईबीएस के कारण आपको प्रॉब्लम आई है जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, आपकी पर्सनल लाइफ इससे बेकार हो चुकी है, प्रोफेशनल लाइफ भी इससे इफ़ेक्ट हो चुकी है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारी जड़ से ख़त्म कैसे होगी, ये कंप्लीट एक सीरीज़ होने वाली है जिसका पहला पार्ट अभी हम शूट कर रहे हैं। और आते आते आगे बहुत सारे इसके पार्ट्स आएंगे, 7 पार्ट्स में ये डिवाइड होएगा। इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, अगर आपको आईबीएस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आईबीएस की परेशानी है, आईबीएस की परेशानी से किस तरीके से निकलना है, निकलने के बाद किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को वापस पाना है और अपना वेट गेन किस तरीके से करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईबीएस क्या है और आईबीएस किस तरीके से हो जाता है और कितने तरीक़ों का होता है। आईबीएस की फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हिंदी में संग्रहणी नाम से भी जाना जाता है। आईबीएस ये 2 तरह का होता है, आईबीएस डायरिया और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। वैसे जो इसमें रोगी की कंडीशन रहती है वो कंडीशन उसमें इस तरीके से रहती है कि आईबीएस के पेशेंट का पेट में दर्द लगा रहेगा, ऐंठन रोड की इसको समस्या रहेगी, कुछ भी खाया पिया जल्दी से लगेगा नहीं, वेट लॉस होगा टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण पेट में गैस बनती रहेगी। और कई बार ऐसा होगा कि जिसको ज़्यादा ही अतिसार की समस्या होगी उसको स्टूल पास करते वक्त स्टूल भी आ सकता है, यानी जब आप स्टूल पास करने जाओ तो उससे खून भी आ सकता है और म्यूकस की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ साथ इसकी कंडीशन इस तरीके से आती है कि कुछ लोग इससे डायरिया से परेशान होते हैं, यानी उनको डायरिया की समस्या होती है, और कुछ लोगों को इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, और कुछ लोगों को मिक्स आईबीएस की समस्या होती है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेटिव डायरिया, जो कि आईबीएस मिक्स की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आईबीएस की पहचान किस तरीके से की जाती है, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, हमें इसके सिम्टम से ही पहचानना पड़ेगा कि आईबीएस की समस्या किस तरीके से हम अपने अंदर पहचान पाए कि हमें आईबीएस की समस्या है या आईबीएस की समस्या नहीं है। सबसे पहले मैं उन टेस्ट की बात कर लेता हूं जो कि आपको, अगर आपके पेट में दर्द आता है, ऐंठन रोड की समस्या है और आपको ऐसा डाउट होता है कि आपको हो ना हो आईबीएस की समस्या हो सकती है, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आपको ये लिखे हुए टेस्ट करवा लेना चाहिए। सबसे पहले LFT टेस्ट, जिसको हम कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में जैसे कि यदि रोगी के पेट में दर्द रहता है, ऐंठन रोड की समस्या रहती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको आईबीएस की समस्या ना हो सकता है कि उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, उसको फैटी लीवर की समस्या हो, उसके लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लीवर डिटॉक्स होने को हो, मतलब लीवर ठीक से काम ना करता हो। तो इस सिचुएशन में भी पेट में दर्द रहता है, ऐंठन रोड की समस्या रहती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, तो आपको एक बार अपना LFT का टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके साथ आपको और कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए, एक बारी जैसे कि आईबीएस के कारण क्या होता है कि लोगों का वज़न गिर जाता है, तो आईबीएस के कारण वज़न जो गिरता है वो स्ट्रेस लेने के कारण गिरता है। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आईबीएस के कारण मेरा वज़न डायरेक्ट गिरने लग गया है, तो स्ट्रेस के कारण भी कई बार वज़न गिर जाता है। और इसका दूसरा कारण ऐसा होता है कि आईबीएस के कारण जब वज़न गिरता है तो स्ट्रेस के कारण होता है, लेकिन कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको थायराइड का टेस्ट भी एक बार अपना करवा लेना चाहिए कि आप अपने आप को कंफर्म करो कि मुझे आईबीएस की समस्या है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप एक बारी थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। उसके बाद आपको एक बारी अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके पेट की प्रॉब्लम है, तो हो ना हो कुछ ना कुछ आपके पेट के अंदर भी प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। एक बारी आपको अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए। ये जाके आप खुद जाके किसी लैब से करवा सकते हैं, इसमें डॉक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ टेस्ट आप करवा सकते हैं। और आपको यूरिन कल्चर का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन कल्चर में क्या होता है कि पेट में जैसे कि पेशाब में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है हमारे, जब हम पेशाब करने जाते हैं तो कई बार उसके कारण उसको कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूरिन कल्चर टेस्ट उसके लिए होता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपके यूरिन में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उस प्रॉब्लम में भी पेट में दर्द रहता है, ऐंठन रोड की समस्या रहती है। तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आईबीएस से भी मिलते जुलते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो आईबीएस से रिलेटेड होती है। लेकिन ये सभी टेस्ट जब आप करवा लेंगे तो आपको हो सकता है कोई अलग बीमारी निकल के आ जाए, आपको आईबीएस की समस्या ना हो, क्योंकि आईबीएस किसी भी टेस्ट में नहीं आता है। एक बारी आपको इसके साथ साथ स्टूल टेस्ट भी अपना करवा लेना चाहिए। स्टूल टेस्ट का क्या काम रहता है, जो स्टूल टेस्ट होता है
वो आपको मदद करता है ये पहचानने में कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि यदि आपके पेट में कीड़े होंगे तो वो भी आपका डाइजेशन वीक करेंगे, पेट में दर्द लगा के रखेंगे, मरोड़ आपके पड़ेगी, गैस की समस्या होगी, हो सकता है खून भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको स्टूल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। स्टूल टेस्ट होता है और ये रेगुलर 3 टाइम्स होता है, मतलब आपको डेली स्टूल टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ेगा लगातार 3 दिन। उसके बाद आपकी जो भी फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कहीं आपके पेट में कीड़े हैं या आपके पेट में कीड़े तो नहीं। और एक होता है TTG का टेस्ट, TTG टेस्ट ये भी आप करवा सकते हैं। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ग्लूटेन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे शिकायत रहती है कि उनको IBS की समस्या है और जब भी कुछ ऐसा खाते हैं तो उनका IBS ट्रिगर हो जाता है, लेकिन असल में कुछ लोगों को TTG की प्रॉब्लम भी होती है। TTG की प्रॉब्लम में क्या होता है कि रोगी को गेहूं से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है। गेहूं का वो कुछ भी बना पदार्थ नहीं खा सकता, जैसे गेहूं की रोटी नहीं खा सकता, गेहूं के जो भी पदार्थ बनते हैं वो नहीं खा सकता, उसको लाइफ टाइम के लिए वो परहेज़ करने पड़ते हैं। तो एक बार ये अपना वहम निकालने के लिए आप TTG का टेस्ट भी करवा सकते हो और लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट भी आपको एक बार करवा लेना चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कहीं दूध पीने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो मैंने आपको जितने भी टेस्ट बताए हैं ये सभी टेस्ट की आप एक लिस्ट बना लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जितने भी मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, और इन टेस्ट को आप एक बार करवा लीजिए। जब आपके एक बार सभी टेस्ट हो जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पेट से रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट से हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, मतलब कि LFT लीवर फंक्शन टेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, TTG की कोई प्रॉब्लम है, या जितने भी टेस्ट लिखे हैं उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो के IBS की ही समस्या है। IBS की समस्या को एक बार हमें पहचान में ले जाने के बाद उसके उपचार की शुरुआत करेंगे। IBS में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि IBS के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि रोगी IBS से पीड़ित है या उसको IBS की समस्या नहीं है। इसीलिए हमें सिर्फ इसके सिम्टम्स से पहचानना पड़ेगा कि IBS की समस्या किस तरह से है, किस रोगी को अगर IBS की समस्या है तो उसके सिम्टम्स को हमें देखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पिछले कुछ समय पहले बताया कि इसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। जब वो आप टेस्ट सभी करवा चुके होंगे या आपने वो सभी टेस्ट करवा लिए, तो अगर आपकी रिपोर्ट सभी टेस्ट में नॉर्मल आ रही है, मतलब आपका LFT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन आपका ओके रिपोर्ट है, TTG की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन कल्चर भी आपका ठीक आ रहा है, पेशाब में भी आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, मतलब लगभग आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और भी जितने भी पेट से रिलेटेड टेस्ट थे ऑलमोस्ट आप सभी टेस्ट करवा चुके हो, सब तरह से दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को आप दिखा चुके हो, आपने हर तरह से डॉक्टर चेंज करके देख लिया, आपकी प्रॉब्लम पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, गैस की समस्या बनी रहती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, दर्द रहता है, गैस पास नहीं होती है ठीक से, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है या फिर डायरिया की समस्या बनी रहती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो और ये प्रॉब्लम आपकी 4-5 महीने से ज़्यादा समय से चल रही है, तो हम रोगी को कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक IBS का पेशेंट है। यदि आपकी भी यही सेम सिचुएशन है कि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आपके पेट में दर्द रहता है, एंथर रोड की समस्या है, बार बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है, म्यूकस की समस्या आती है, जब आप स्टूल पास करते हो तो उसमें से म्यूकस आता है, या कई बार ऐसा होता है कि अतिसार यानी कि खून भी आपके IBS की समस्या में जब आप स्टूल पास करने जाते हो तो खून भी आ सकता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक IBS पेशेंट हो। IBS को हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि IBS क्या होता है और ये इसके कितने टाइप होते हैं, इसको किस तरीके से हमें समझने के बाद क्योर करना है। IBS जो होता है वो 2 तरह का होता है, IBS डायरिया और IBS कॉन्स्टिपेशन। रोगी की जो इसमें कंडीशन रहती है, या तो रोगी इसमें डायरिया से परेशान रहेगा या इसमें रोगी कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहेगा, या एक होता है IBS मिक्स जिसमें अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और अल्टरनेटिव डायरिया रहता है, यानी कि रोगी को कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी और रोगी को कुछ दिन डायरिया की समस्या रहेगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान होएगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम से पहचानिए इसे कि बाउल होती है, जो बाउल जैसे कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट होती है, हमारे पेट की मूवमेंट होती है, उसको बाउल कहा जाता है, बाउल मूवमेंट कहा जाता है। तो इरिटेबल का मतलब आप समझ रहे हो कि इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, बाउल मतलब हमारी जो बाउल की मूवमेंट होती है। और सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेट के दर्द होता है, पेट के अंदर गैस की समस्या बनती है, मरोड़े आती हैं, डायरिया की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगी रहती है, तो पेट के कितने सारे रोग आ जाते हैं। जब कोई बीमारी एक ना होके बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप बन जाता है तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसे कि चिड़चिड़ा, जो हमारा बाउल मूवमेंट है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट के बहुत ज़्यादा रोग आ जाते हैं, इसलिए इसे IBS कहा जाता है और हिंदी में इसे हम कहते हैं संग्रहणी। इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार हमें किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि लोगों के अंदर विश्वास इससे टूट जाता है, क्योंकि
पहली बात तो ये किसी टेस्ट में नहीं आता है। लोगों ने इतने सारे टेस्ट करवा लिए, उनका कोई भी टेस्ट में IBS की समस्या नहीं आने वाली है। कोई भी रोगी की कंडीशन को नहीं समझता। रोगी अपना जो दुख बताता है डॉक्टर को, डॉक्टर उसकी कंडीशन को समझ नहीं पाता। डॉक्टर सिर्फ उसको दवाइयाँ लिख के दे देता है और दवाइयों से रोगी को आराम नहीं आता। आराम आता भी है तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए आराम आता है, उसके बाद रोगी फिर से परेशान रहने लग जाता है। क्योंकि दवाइयाँ भी जब तक असर करती हैं, जब तक वो दवाइयाँ खा रहा है, जिस तरीके से वो दवाइयाँ छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर से उसका IBS ट्रिगर हो जाता है। इसके बाद रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। रोगी के मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चलने लग जाते हैं। उसको सारा दिन दिमाग के अंदर अपने पेट की बीमारी चलती रहती है। उसको अपने पेट के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो ख़राब होती है, उसकी पर्सनल लाइफ की भी धज्जियाँ उड़ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो IBS से बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी जॉब तक छोड़ के बैठ गए हैं। तो ये कंडीशन आपको समझनी चाहिए कि IBS के अंदर यदि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की समझ बनाने की ज़रूरत है कि IBS की समस्या से ठीक हुआ जा सकता है, लेकिन उसको ठीक होने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि IBS की समस्या कोई हवा नहीं है और कोई ऐसे नहीं है कि मैं 10 दिन 20 दिन की दवाई खाऊंगा या महीने दवाई खाऊंगा तो मेरी IBS की समस्या खत्म हो जाएगी। IBS की जो समस्या है वो लंबे समय से चलती आ रही है, तो IBS की समस्या को ख़त्म होने में कम से कम भी 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इन 4 से 5 महीने के समय में IBS को ख़त्म करने के लिए आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लगातार आपको अपनी मेडिकेशन शुरू करनी पड़ेगी, मेडिकेशन पर रहना पड़ेगा, बीच में कभी दवाई मत छोड़िएगा। और आपको अपना फूड पहचानना पड़ेगा कि IBS की समस्या के दौरान कौन सा फूड मुझे अवॉइड करना है, कौन सा फूड मुझे खाना है। इन सब चीज़ों की आपको समझ बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा, विश्वास बनाना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी हालत के अंदर जब धीरे धीरे सुधार बनने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ों को आपको प्रोसेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं IBS की समस्या से धीरे धीरे रिकवर कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि IBS ट्रिगर क्यों होता है। IBS के ट्रिगर होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। देखिए, IBS या तो मेंटली आपका ट्रिगर होएगा या फिजिकली ट्रिगर होएगा। फिजिकली की बात करूँ तो फिजिकली कैसे ट्रिगर होता है, जैसे कि कुछ खाने पीने से IBS आपका ट्रिगर हो जाता है। अगर आपका कुछ ऐसा जंक फूड खा लिया आपने या कुछ फूड ऐसा खा लिया जिससे आपका IBS ट्रिगर होता है, तो आप सपोज़ करो आपको जंक फूड नहीं पचता है तो आपने बाहर का तला फला भोजन खा लिया, मिर्च मसाले वाला भोजन खा लिया, पिज़्ज़ा, नूडल, बर्गर, ऐसी चीज़ें खा ली तो आपका IBS ट्रिगर हो जाएगा। ये तो होगी फिजिकली की बात। और अब मैं बात करूँगा कि मेंटली IBS कैसे ट्रिगर होता है। मेंटली IBS इस तरीके से ट्रिगर होता है कि जैसे किसी मन के अंदर डर लगे रहना, जब आप डर जाते हो तब आपका IBS ट्रिगर होता है, जब आपको घबराहट होती है तब आपका IBS ट्रिगर हो सकता है, या फिर कुछ टेंशन हो जाती है तब भी आपका IBS ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही आपको IBS ट्रिगर होता है उसके कारण आपको फिर से दोबारा से टेंशन होने लग जाती है, तो एक लूप की तरह घूमने लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम IBS की समस्या में आती हैं। इस पार्ट में हमने बात करी कि IBS क्या होता है, IBS के ट्रिगर होने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, IBS कितने तरीके का होता है, IBS को कैसे पहचाना जाए और IBS किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। बाकी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन करके बताया कि IBS की समस्या जो क्या होती है कंप्लीटली होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में ये बताने की कोशिश करूँगा कि IBS ट्रिगर कैसे होता है। जैसे कि IBS फूड से ट्रिगर हो जाता है, कई बार हमारे टेंशन लेने के कारण, स्ट्रेस लेने के कारण ट्रिगर हो जाता है, और IBS को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। IBS के अंदर ट्रिगर फूड कौन सा होता है और कौन सा फूड हमें IBS के दौरान खाना चाहिए, कौन सी डाइट हमें IBS के दौरान लेनी चाहिए, कौन सी डाइट हमें IBS के दौरान नहीं लेनी चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते एक और बात जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है कि IBS कितने समय में ठीक हो सकता है। IBS को ठीक होने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इसमें मैं आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो किस तरीके से किस रोगी के लिए काम करेगी, और IBS डायरिया में आपने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, IBS कॉन्स्टिपेशन में कौन सी दवाइयाँ लेनी है, यदि आपको IBS मिक्स की प्रॉब्लम है तो आपने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, वो सभी दवाइयों के बारे में मैं आपको विस्तार से इस पूरी सीरीज़ के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ IBS के दौरान हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, IBS के दौरान जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे एक्टिविटीज़ करेंगे माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जब हमारा माइंड अच्छा होएगा तो उसके साथ साथ हमारा फिज़िकली भी हम थोड़ा एक्टिव होएंगे, उसके कारण हमारे जो IBS की होएगी समस्या उसको ख़त्म करने में कैसे मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली पूरी सीरीज़ में बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वीडियो देखने से आपका IBS ठीक नहीं होने वाला। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो करेंगे उसके बाद ही आपकी IBS की समस्या ठीक हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ। और आप यूट्यूब पर सर्च कर लो तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी IBS के ऊपर, आपको रोग
बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ करनी है, लेकिन इन दी एंड आपको अपने शरीर के ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन सीखनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, खुद को चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यदि मन उदास हो चुका है, बिल्कुल निराश होकर बैठे हो, तो भी आपको हिम्मत करनी ही पड़ेगी। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, जब तक मन के अंदर विश्वास नहीं लेके आओगे कि मैं आईबीएस की समस्या से ठीक हो सकता हूँ, तो आईबीएस की समस्या से ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे विश्वास भी आएगा आपका, जब आप अपने अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, अब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। जब आप सही रास्ते पे चलोगे तो आपकी आईबीएस की समस्या भी खत्म होगी, आपका वेट भी दोबारा से गेन हो जाएगा, और आप सब कुछ जो भी आपको अवॉइड करने को गया है वो सब कुछ खा पी सकेंगे। लेकिन पहले मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, विश्वास खुद बनाना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप अपनी आईबीएस की समस्या से ठीक हो सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।